एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि क्वॉन के वो रैलिक सीओ के हाथ में होते हैं और क्वॉन इस बात से काफ़ी ज़्यादा भड़का हुआ होता है। और क्वॉन कहता है, तुमने तुमने मेरी तुमने रैलिक्स को चुराने की हिम्मत कैसे करी। और सीओ उससे कहता है, तुम्हें इसे अच्छे से प्रोटेक्ट करना चाहिए था। और वो मन में कहता है, जिस एबिलिटी की तुमने पिछली लाइफ में मेरी तारीफ़ करी थी, ये मेरी वही एबिलिटी है, पिक पॉकेटिंग की, जिसकी बदौलत मैं तुम्हारे ये रेलिक्स को तुम्हारे हाथों से छुड़ा पाया। और वो अभी भी क्रो को याद कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुमने मेरी लाइफ को गेम बना दिया है, तो अगर तुम इसको ऐसे ही चलाने वाले हो तो इस रैलिक को इंस्पेक्ट करो और इसके स्टैट के बारे में मुझे बताओ। और इसके बाद उसके वो स्टैट खुल जाते हैं और वो रैलिक एक SS रैंक गॉड टियर कंज्यूमेबल रैलिक होता है, जिसके नंबर ऑफ यूजेस 50 होते हैं और उनमें से 43 पहले ही यूज़ हो चुके थे। और सियोमन में कहता है, जब ये गॉड टियर रैलिक है तो मेरी डोमिनेशन ट्रेड इसके सामने काफ़ी ज़्यादा लो होगी। मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा अगर मैं इस रैलिक से इस बंदे को काफ़ी दूर पहुंचा दूं, लेकिन अभी मैं वो नहीं कर सकता। वही क्वॉन को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी और पावर अनलीश करता है और कहता है, क्या तुम इसे ऐसे ही कंटिन्यू करने वाले हो? तुमने काफ़ी बड़ी मिस्टेक कर दी है मेरे रैलिक्स को मुझसे छुड़ा के। और क्या तुम्हें लगा था कि मेरे पास सिर्फ वही एक रैलिक है? और सियोमन में कहता है, रुको, कहीं ये। और तभी उसका वो ऑरा और भी ज़्यादा इंटेंस हो रहा होता है और सिम्बू और उसके दोस्तों को काफ़ी अलग प्रेशर फील हो रहा होता है। और सियोमन में कहता है, हाँ, उनके पास ऐसे कई और रैलिक्स थे जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और उनमें से एक था रैलिक ऑफ कॉन्क्वेस्ट, एक ऐसा रैलिक जिसमें दूसरे के माइंड को कंट्रोल करने की एबिलिटी है और वो दूसरे बंदों को उसके मास्टर के प्रति ओबीडिएंट बना देता है। और हिल्टन के रैलिक की तरह ये भी एक पैरासाइट रैलिक है। ये बंदे ने हमेशा पिछली लाइफ में इस रैलिक को छुपा के रखा था, तो मुझे इसका असल नाम कभी भी पता नहीं लग पाया था। बस मुझे यही पता है कि ये इसकी बॉडी में ही कहीं है। और क्वॉन का ऑरा काफ़ी ज़्यादा डरावना हो रहा होता है। सीओ मन में कहता है, मैं इसके एक एक हाथ पैर काट के इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा क्योंकि इसके क्योंकि इसके पास एक आर्मर टाइप रैलिक भी है। और तभी कौन कहता है, तो अब क्या हुआ? क्या तुम अब डर गए? मैंने अभी इसकी एक्टिवेट किया भी नहीं है। और सीओ कौन से कहता है, आखिर तुम इतना बड़ा हड़कंप क्यों मचा रहे हो? क्या तुम नहीं चाहते कि रैलिक्स के एग्जिस्टेंस के बारे में किसी को पता न लगे और ये एक सीक्रेट ही बना रहे? और कौन कहता है, चिंता मत करो, मैं इसके बाद ये सब साफ कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने तुम्हें यहाँ से ऐसे ही जाने दिया तो तुम आगे चलकर फ्यूचर में काफ़ी बड़े थ्रेट बन सकते हो, तो अब मुझे ओबे करो। और तभी वो क्रो वहाँ आ जाता है और कौन से कहता है, बोले ह्यूमन, अभी के अभी अपनी पावर को रोको, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पे वो जैकल डॉग बना हुआ है। अगर तुम अपनी पावर को अभी के अभी नहीं रोकते तो तुम उसे जगा दोगे। और कौन उसे देखकर कहता है, अरे वाह, तो ये एक रैलिक है, तुम्हारा ऑरा तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फील होता है। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास काफ़ी अमेजिंग एबिलिटी होंगी, तो है ना? और सीयू जैकल डॉग सुन के कुछ याद करता है और कहता है, जैकल डॉग, यहाँ पर इसके बारे में बात हुई है तो ये तो एनोबिस होगा, गॉड ऑफ डेथ, इजिप्शियन माइथोलॉजी का। तो क्या इसका मतलब ये है कि उसका टॉम यहीं पर है? और कौन कहता है, बहुत बढ़िया, जब मैं तुमसे डील कर लूँगा तो मैं इस रैलिक को भी अपना बनाऊँगा। और तभी वो अपनी पावर और ज़्यादा अनलीश करता है और उसके पावर लेवल्स बढ़ते जा रहे होते हैं। और वो कहता है, नादान इंसान। और वहाँ पर एक अर्थक्वेक आने लगता है और ज़मीन टूटने लगती है और कौन को भी समझ नहीं आता कि ये सब क्या था। और वो कहता है, क्या आखिर ये यहाँ क्या हो रहा है अब? और तभी तभी सीओ की विंडोज़ पॉपअप होती हैं, काफ़ी सारी एक साथ, जिसमें लिखा होता है कि एक डेडली इजिप्शियन ऑरा उसकी बॉडी पर एंटर करने की कोशिश कर रहा है। उसके रैलिक्स काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गए हैं उस डेडली रैलिक ऑरा की वजह से, और काफ़ी सारे रैलिक एमर्ज हो रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डरावने हैं। और
वहाँ काफ़ी सारी लाइट निकलने लगती है और सीओ उसे देखकर कहता है, ये तो द ग्रेट कैटास्ट्रॉफी है। मुझे यकीन है ये वही है, ये वही इवेंट है जिसके बाद दुनिया पूरी उलटफेर हो गई थी। इस जगह पर वो टॉम निकल आया। ये ज़रूर एनुबिस का ही टॉम रैलिक हो सकता है। ये एनुबिस के रैलिक का ही टॉम होगा। पूरा एयरपोर्ट नहीं, पूरे वर्ल्ड एक बड़े से टॉम में कन्वर्ट हो रहा था। ग्रेट कैटास्ट्रॉफी उसी समय को कहा गया था जब काफ़ी बड़े बड़े टॉम हर जगह अपीयर होने शुरू हुए थे और उसने पूरे वर्ल्ड को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट किया था। लास वेगास, टोक्यो, सियोल, कोई भी जगह नहीं थी जहाँ पर वो टॉम अपीयर होने ना हुए हों। और सीओ कहता है, तो यानी ये शुरू हो गया है, अब मुझे क्या करना चाहिए? तभी सिंगू सीओ से कहता है, सीओ ये सब क्या हो रहा है? और सीओ से कहता है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक काफ़ी बड़े टॉम के अंदर कैद हो गए हैं और ये सब इस फ़ोन की वजह से हो रहा है। अगर ये अपनी पावर्स को इतना शो ऑफ नहीं करता तो ये कभी हुआ ही नहीं होता। और कौन कहता है, ऐसा कभी नहीं हुआ पहले, मैंने कितनी बार अपनी पावर्स को यूज़ करा, लेकिन ये तो पहली बार था। और सिंगू कहता है, आखिर यहाँ कैद होने से तुम्हारा मतलब क्या है? अब हम बाहर कैसे जाएंगे? और सीओ कहता है, अगर हमें टॉम से बाहर जाना है तो हमें पहले इसको क्लियर करना होगा और उसके बाद ये गायब हो जाएगा। लेकिन असल प्रॉब्लम तो यही है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं होने वाला। और सीओ में बताता है कि पिछली लाइफ में उसे इस टॉम को क्लियर करने में 3 मंथ का समय लगा था और वो भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों से भरा हुआ था। और इस बार तो उसकी मुसीबतें और भी ज़्यादा बढ़ने वाली थी। इसके बाद वो सिंगू से कहता है, चलो कम से कम ये तो अच्छा है कि हम इस टॉम के हर्ट पर हैं, बिल्कुल मेरे पीछे पीछे चलो, देखते हैं हम इस टॉम के मास्टर को कहाँ ढूंढ पाते हैं। और तभी कौन कहता है, रुको वहीं, मैंने तो नहीं कहा कि तुम यहाँ से जा सकते हो, तो तुम यहाँ से क्यों जा रहे हो? और सीओ कहता है, इतना सब होने के बाद भी तुम अभी भी अपने सेंसेस में नहीं आए हो? क्या पहले इस टॉम को क्लियर करना सही नहीं रहेगा हमारी फाइट से बजाय? तो कौन कहता है, इसके बारे में मैं बाद में सोचूंगा, लेकिन पहले मैं तुम्हें ख़त्म करूंगा और अगर ज़रूरी पड़ा तो मैं इस टॉम के रैलिक को खुद हराऊंगा। और सीओ मन में कहता है, मुझे पता ही था ये बंदा अब भी नहीं मानेगा, अब आखिर मुझे क्या करना चाहिए? और कौन कहता है, मुझे ओबे करो। और उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि सीओ को भी उसके घुटने पर ला रही होती है। और सीओ कहता है, तुम बिल्कुल इम्पेशेंट हो, क्यों है ना? और कौन उससे कहता है, अभी भी तुम्हारी अकड़ गई नहीं? क्या ये सही तरीका भी है अपने मास्टर को एड्रेस करने का? और अब उसकी ताकत धीरे धीरे बढ़ रही होती है। सीओ बिल्कुल अपने घुटने पर होता है और सिंगू तो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा होता, वो बस चिल्ला रहा होता है, सीओ क्या हम मरने वाले हैं? और कुआन उन्हें देखकर मन में कहता है, ये तो काफ़ी अजीब है, आखिर मेरा माइंड कंट्रोल इन्हें अफेक्ट नहीं कर रहा। अब तक तो ये लोग अपने कंट्रोल खो बैठे होते। तभी और कुछ आवाज़ें आती हैं, वो सही था, ये लोली ह्यूमंस ये सोचते हैं कि ये हमें डोमिनेट कर सकते हैं। और तभी हमें दिखाए जाते हैं कि उस टॉम के रैलिक्स वहाँ आ जाते हैं, जिन्हें देखकर कुआन हैरानी से कहता है, आखिर तुम लोग कौन हो? और तभी एक रैलिक उनमें से कहता है, ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, आखिर मेरे डोमेन के अंदर इतना हरकतें करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम कौन हो? इन सब के बीच कुआन का वो पूरा अटैक भी ख़त्म हो जाता है और सीओ फ्री होता है। और सीओ उस रैलिक को देखकर कहता है, सैड, एक गॉड टियर रैलिक, यहाँ बहुत कुछ बुरा हो सकता था, लेकिन ये इससे बुरा तो नहीं हो सकता था कुछ भी। और वो बताता है, इजिप्शियन माइथोलॉजी में 9 गॉड्स थे और सैड गॉड ऑफ डार्कनेस, डिस्ट्रक्शन और ईविल था। और ये रैलिक अपने यूज़र को डिस्ट्रॉय कर देता है और कोई ह्यूमन को इसे कंट्रोल कर पाना तो बिल्कुल समझ लो नामुमकिन था। और तभी वहाँ एक और रैलिक आ जाता है जो कहता है, हम सबको ख़त्म कर देते हैं चलो। और सैट उससे कहता है, हाँ हम ऐसा ही करेंगे, मैं यहाँ इसीलिए आया हूँ ताकि ये लोग कुछ और ना कर पाएँ। और सिंगू दूसरे रैलिक को देखकर कहता है, ये तो एक और आ गया। और सीओ कहता है, नहीं ये 2 और हैं। और वो बताता है,
कि वो ब्लैक वाला वो अनुबिस है और उसके गले में जो नेकलेस जैसी चीज़ है वो ओसिरिस है। और ओसिरिस 9 में से एक मेजर गॉड था। वो गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड और जज ऑफ द डेड था। और सियो मन में कहता है 3 के 3 यहाँ पर। मुझे तो यकीन नहीं होता कि तीनों गॉड या रैलिक एक बार में शो हो जाएंगे। अब तो सही में अब मुझे समझ आया कि पूरा वर्ल्ड टॉम्स में कैसे कवर हो गया था इनकी वजह से। तभी अनुबिस कहता है आखिर हमें इन्हें कैसे ट्रायल में भेजना चाहिए जिससे हमारा मनोरंजन हो, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। और सेट कहता है आखिर हम इन्हें ट्रायल में क्यों भेजेंगे, इनको ट्रायल में भेजना तो काफ़ी जेनरस होगा इनके लिए। और वो अब आपस में ही लड़ रहे होते हैं छोटी छोटी बातों पर। और तभी सीओ की विंडो पॉपअप होती है और उसमें लिखा आता है कि उसकी टॉलरेंस स्किल उनके मैलिशियस ऑरा से लड़ रही है और धीरे धीरे करके उसकी टॉलरेंस स्किल भी बढ़ रही है। और वो रैलिक सभी भी लड़ रहे होते हैं कि पहले इन ह्यूमन से मुकाबला कौन करेगा। और उनकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ रही होती है और सीओ सबको सेंस कर पा रहा होता है और उसके चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा डर होता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों रैलिक्स सीओ पर हमला करने के लिए पूरी तरह से रेडी होते हैं और वो अपना अटैक फॉर्म कर रहे होते हैं। और सीओ मन में कहता है जैसे ही सैट ने अपना अटैक शुरू किया वैसे ही बाकी दोनों ने भी इसे ज्वाइन कर लिया। और इनका ये मैलिशियस ऑरा इसने इसने हम सबको इतनी जल्दी घेर लिया और अब हम इसके अंदर फंसे हुए हैं। और हमें दिखाया जाता है कि उनकी पावर्स इतनी ज़्यादा होती हैं कि वहाँ नॉर्मल लोगों को काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही होती हैं। जैसे एक बंदे के नाक से खून निकल रहा होता है, उसके मुंह से भी खून निकल रहा होता है। वो बंदा कहता है कि क्या हो रहा है, मेरे मुंह से मेरी नाक से इतना खून क्यों निकल रहा है। और हमें दूसरा बंदा भी दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा खांस रहा होता है और उसके मुंह से भी खून आ रहा होता है। और ये सब उन रेलिक्स की ताकत की वजह से था। उनका प्रेशर, पावर का प्रेशर उन नॉर्मल ह्यूमंस की बॉडी पर काफ़ी ज़्यादा असर दिखा रहा था और उनकी बॉडीज़ इसे हैंडल नहीं कर पा रही थी। और सीओ भी उन सबको ऐसे देखता है इस हालत में और वो मन में कहता है जैसा कि मैंने सोचा था, बिना टॉलरेंस के ये ऑरा ह्यूमन बॉडी पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। और नॉर्मल ह्यूमंस पर ही नहीं, हमें दिखाया जाता है कि कौन भी इस सब से सफ़र कर रहा होता है और वो भी बहुत ज़्यादा खांस रहा होता है और उसके मुंह से नाक से भी खून आ रहा होता है। और वो कहता है आखिर ये सब क्या हो रहा है और मेरी बॉडी ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। और सीओ ये देखकर हैरान होता है कि कौन इतना ताकतवर होने के बावजूद उस ऑरा से बच नहीं पाया। और वो चिंगू से कहता है तुम लोगों को जल्दी यहाँ से भागना होगा और कहीं छुपना होगा। तुम लोगों की प्रेजेंस इनके सामने कुछ भी नहीं है, तो ये लोग तुम्हें नोटिस भी नहीं करेंगे। तो जाओ, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। और सिंगू कहता है मुझे पता नहीं कि इस बात पे मुझे हंसना चाहिए या दुखी होना चाहिए। और वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर वहाँ से निकलने लगता है उनके ऑरा से दूर, ताकि वो बच सकें। लेकिन वो अभी भी काफ़ी सारी दिक्कतों में होते हैं क्योंकि उनकी बॉडी उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रही होती, जिसकी वजह से उन्हें वहाँ से निकलने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही होती है। और तभी कौन कहता है आखिर तुम लोग कहाँ जा रहे हो और तुम सीओ, आखिर तुम्हारी बॉडी इससे अनअफेक्टेड क्यों है, तुम पर इसका कोई असर क्यों नहीं हो रहा। और सीओ कहता है कुछ ऐसा समझो कि मैं तुम्हारी लीग से काफ़ी ज़्यादा अलग हूँ। और ये सुनकर कौन भड़का हुआ आता है और वो कहता है तुमने क्या कहा, तुम इतने एरोगेंट कैसे हो सकते हो। और तभी सैड कहता है आखिर इस बंदे को अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं और ये बिल्कुल ठीक कैसे है। और वो ऑसिरिस से कहता है तुम्हें अटैक और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, अपनी एनर्जी को और ज़्यादा बढ़ाओ और ठीक से करो। और ऑसिरिस कहता है लगता है हम थोड़ा कम अपनी पावर को कम इस्तेमाल कर रहे थे, तो ठीक है अब भुगतो, इसका मुकाबला करो। और तभी सीओ अपना वो कोड ऑफ हामूराबी वाला रैलिक यूज़ करता है और उन रैलिक से कहता है तो तुम बस इतना ही कर सकते हो फॉसिल्स। और सीओ इस उम्मीद में होता है कि वो उनके ऑरा को उस कोड ऑफ हामूराबी से रिफ्लेक्ट कर देगा, जिससे वो बच जाएगा और उन सैट और ऑसिरिस पर ही उसका अटैक होगा। और सैट और ऑसिरिस इसे देखकर काफ़ी ज़्यादा हंस रहे होते हैं और ऑसिरिस कहता है
आखिर तुम इसके साथ क्या प्लान कर रहे हो? और सैट कहता है, इस रैली की रैंक हमारे आसपास भी नहीं है, तो तुम अब क्या सोच रहे हो? तुमने हमें अंडर एस्टिमेट किया, अब इसकी सज़ा तुम्हें भुगतनी होगी। और तभी सैट एक अटैक सीओ की तरफ छोड़ता है और सीओ मुस्कुराता है और कहता है, एन आई फॉर एन आई, अ टूथ फॉर अ टूथ। रैलिक, इन्हें इन्हीं की मेडिसिन का टेस्ट दिखाओ। और तभी सीओ भी अपना अटैक लॉन्च करता है और वो उनके उस अटैक को रिफ्लेक्ट कर देता है, जो कि सच में वापस ऑसिरिस और सेट पर जाके लगता है और उससे उन्हें अफेक्ट भी होता है। और ऑसिरिस कहता है, आखिर ये कैसे हो सकता है? और सीओ फिर कहता है, ऐसा तभी होता है जब तुम ये बचकानी हरकतें करो और इनकी रैंक्स को ज़्यादा ध्यान में रखो। और ऑसिरिस फिर कहता है, लगता है हमारा ऑरा लगता है हमारा ऑरा सिर्फ इसमें काम नहीं करेगा, हमें और कुछ करना होगा। तो चलो अपनी बाकी एबिलिटीज से भी इसे अटैक करें। और तभी सेट चिल्लाता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। अगर हमने अपनी बाकी एबिलिटी इस्तेमाल करी तो हमारे लाइफ स्पैन और ज़्यादा कम हो जाएगा। और मुझे अभी अभी एक चीज़ ध्यान में आई है, ये सेंट ये सेंट उस ब्लैक क्रो की है। मैं इसको स्मेल कर सकता हूँ और ये स्मेल इस बंदे के ऊपर से आ रही है। और ऑसिरिस कहता है, ब्लैक क्रो, वो ट्रेटर जो ह्यूमंस की हेल्प करना चाहता था, लेकिन वो तो काफ़ी समय पहले ही सील कर दिया गया था। क्या तुम्हारी नाक खराब हो गई है? वो तो यहाँ हो ही नहीं सकता। और सेट चिल्लाता हुआ कहता है, आखिर तुमसे कौन बात कर रहा है? मेरी नाक बिल्कुल ठीक है। क्या तुम लड़ना चाहते हो? और तभी सीईओ ये सब देखकर मन में कहता है, मैं सोच ही रहा था कि ये दोनों अभी तक इतने शांत क्यों हैं और ये लोग भिड़ क्यों नहीं रहे। क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि जब भी सैट और ऑसिरिस साथ आते हैं और वो लड़े ना। ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और वो बताता है कि मिथ ऑफ ऑसिरिस में सैट ने एक विलन का रोल प्ले किया था, बिल्कुल, जो कि अपने बड़े भाई से काफ़ी जेलस था और सैट ऑसिरिस को किल भी कर देता है। और इन दो रेलिक्स का ओरिजिन भी इसी स्टोरी और रिलेशन पर बेस्ड है, जो कि मेरे लिए अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि ये मेरे लिए सही समय है इन पर अटैक करने का। और जबकि ये अभी डिस्ट्रैक्ट हैं तो मैं इसमें सफल भी हो पाऊँगा। और तभी ओसिरिस कहता है, तो देखने से लगता है कि तुम कुछ प्लॉट कर रहे हो, क्यों है ना ह्यूमन? तुम दोनों शांत हो जाओ और ढंग से बिहेव करो। और तभी सीओ कहता है, तो लगता है अब तुम मुझे अटेंशन पे कर रहे हो फाइनली, तो चलो अब मैं तुम्हें यहाँ ख़त्म कर दूंगा। और ये सुनकर ओसिरिस काफ़ी भड़क जाता है और कहता है, तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? और वो अपनी पावर अनलीश करता है। और तभी वहाँ सीओ के आसपास काफ़ी सारी लाइट आ जाती है। और ओसिरिस कहता है, तो ठीक है, अब तुम्हें इसका भुगतान करना पड़ेगा, वो भी अपनी लाइफ देकर। और सीओ काफ़ी हैरान होता है। तभी वो अचानक से उस गड्ढे से में गिर जाता है और काफ़ी देर तक गिरता ही रहता है। और सीओ कहता है, आखिर अब ये क्या है? और ओसिरिस कहता है, अब तुम मेरे ट्रायल में आओगे और इसे पास करने के बाद ही तुम यहाँ से निकल पाओगे। और सीओ ये सुनकर कहता है, ट्रायल? क्या इसने अभी ट्रायल कहा? और फाइनली काफ़ी देर गिरने के बाद वो नीचे लैंड करता है। वो कहता है, ये स्केल। और तभी उसके सामने काफ़ी बड़ा ऑसिरिस जैसा कुछ दिखता है और वो कहता है, हाँ, तुमने सही सोचा, ये स्केल ऑफ जजमेंट है और अब मैं तुम पर जजमेंट दूंगा। और सीओ मन में कहता है, तो ये है अल्टीमेट ट्रम्प कार्ड। तो यानी अगर मैं इस ट्रायल को पास कर लेता हूँ तो ये मेरा होगा। तो जब आखिर में इसके ऑरा का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ तो इसने ये हथकंडा अपनाया, लेकिन इसकी बदौलत अब मैं इसे खुद का बना पाऊँगा। और मेरी प्रीवियस लाइफ में मैं इसके ओनर से मिला था, जो रैल जो कि अनुबिस रैलिक को यूज़ कर रहा था। और वो एक बच्चा था और उसने मुझे बताया कि अनुबिस ने उससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे थे उस ट्रायल के दौरान। और उसने ये भी कहा था कि उसे सिर्फ उन क्वेश्चन का जवाब नो देना होगा और वो काफ़ी आसान क्वेश्चन थे। और सीओ कहता है, तो अगर वो छोटा बच्चा इन क्वेश्चन का जवाब दे सकता है तो मैं क्यों नहीं? और तभी वहाँ वो बाकी जूरीज भी आ जाती हैं
और वो कहते हैं हम तुमसे 42 क्वेश्चन करेंगे, और अगर तुम उन सभी क्वेश्चन के आंसर नो में देने के लिए सक्षम रहे तो तुम इस ट्रायल को पास कर लोगे। लेकिन अगर तुमने एक भी क्वेश्चन का जवाब गलत दिया या झूठ बोला तो ये मॉन्स्टर जो कि इस डार्कनेस के अंदर रहते हैं वो तुम्हें हमेशा के लिए खा जाएंगे और तुम यहीं रह जाओगे। और सीओ मन में कहता है ऐसा तो बिल्कुल उस बच्चे ने भी कहा था। और तभी वो पहला क्वेश्चन पूछते हैं, क्या तुमने कभी भी चोरी करी है? और ये क्वेश्चन सुनकर सीओ तो हक्का बक्का रह जाता है और उसे अब समझ आता है कि वो क्वेश्चन कैसे होने वाले थे। और ये चीज़ देखकर आनू भी हंसता है और कहता है मुझे पता ही था। और वो दूसरा क्वेश्चन पूछता है, क्या तुमने कभी झूठ बोला है? और वो ऐसे ही सवालों पे सवाल पूछता जाता है। क्या तुमने कभी किसी को पहले मारा है? क्या तुमने कभी किसी की प्रॉपर्टी खत्म करी है? क्या तुमने कभी किसी की वेल्थ चुराई है? और ऐसे क्वेश्चनों का जवाब तो सीईओ नो में दे ही नहीं सकता था क्योंकि उसने ये सारे कांड किए थे। और वो कहता है अब मुझे समझ आया कि वो बच्चा इन सभी सवालों के जवाब नो में क्यों दे पाया, क्योंकि उसने इतनी लंबी लाइफ कभी जी ही नहीं थी कि उसने ये एक्ट किए हों। तो इसलिए उसके लिए काफ़ी आसान था, जबकि मेरे लिए नहीं। और इस चीज़ को देखकर अनुबिस कहता है तुमने मेरे सवालों का जवाब नो में नहीं दिया तो अब तुम पछताओगे। और वो उस मॉन्स्टर के मुंह में सीओ को छोड़ देता है और वो मॉन्स्टर उसे खा जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि आनुबिस जब सीओ को उस क्रीचर के मुंह में फेंक देता है तो वो किसी अजीब ही गरीब जगह पर गिरता है जहाँ उसके सामने और कई सारे अजीबोगरीब क्रीचर्स जैसी चीज़ें होती हैं। वो पता नहीं क्या होती हैं जिन्हें देखकर सीओ भी हैरान होता है और वो कहता है आखिर ये क्या हुआ। और वो सारी चीज़ें उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती हैं। तभी सीओ साइड में से एक बोन उठाता है और कहता है आओ मेरे सामने, मैं तुमसे मुकाबला करूंगा अब। और वो सारे के सारे सीओ पर एक बार में हमला करने के लिए आते हैं और सीओ जैसे तैसे उन सब से भिड़ रहा होता है। लेकिन उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी होते हैं और वो सीओ को डोमिनेट कर लेते हैं। और सीओ ज़मीन पर गिरा हुआ होता है और वो सारे क्रिएचर्स उसके ऊपर उसे दबा रहे होते हैं। और तभी एक आवाज़ आती है, ह्यूमन, लगता है तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत है, तुम सच में काफ़ी बेवकूफ़ हो। और तभी वहाँ काफ़ी सारी लाइट आती है और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो क्रो वहाँ पर आ जाता है और वो सीओ से कहता है ये खुद किए हुए मुझे काफ़ी लंबा समय हो गया है। और सीओ उससे कहता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? और तब वो क्रो उससे कहता है इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि टाइमलाइन कोई भी हो, मैं सिर्फ एक हूँ। और सीओ को उसकी बातें समझ नहीं आ रही होती और तभी वो फिर से क्रीचर्स की तरफ देखकर कहता है ये सारे मेरी तरफ आ रहे हैं, ये मेरे पीछे हैं। और वो क्रोध से कहता है इस स्पेस में कुछ भी नहीं बदलेगा, मैं इस जगह से बाहर निकलने में तुम्हारी मदद करूँगा। और इजिप्शियन गॉड्स को इजिप्शियन पावर से ही हराने में ज़्यादा मज़ा आएगा। और सीईओ ये सब सुनकर कहता है आखिर तुम हो क्या और तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? और तभी वो क्रो अपनी पावर अनलीश करता है और उससे काफ़ी सारी रोशनी निकल रही होती है। इसके बाद हमें सेट दिखाया जाता है जो कि कुछ देख रहा होता है और कहता है इसमें काफ़ी ज़्यादा लंबा समय लग रहा है। और तभी वो कहता है तो क्या ये फाइनली ख़त्म हो गया? नहीं, ये तो कुछ अजीब है। आनुबिस ने जो स्पेस ऑफ जजमेंट बनाया था ये तो ज़बरदस्ती टूट रहा है। रुको। और ओसिरिस कहता है क्या क्या तुम्हें लगता है कि वो एक ह्यूमन ये सब कर सकता है? और तभी वो स्पेस ऑफ जजमेंट टूट जाता है और उन दोनों को हैरानी होती है और वो यकीन नहीं कर पा रहे होते कि आखिर ये कैसा हुआ।
और उसमें से काफ़ी सारी पावर निकलती है। और सैट चिल्लाता हुआ कहता है, नहीं, ये तो ये तो सन गॉड की पावर है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि सीओ और वो क्रो काफ़ी आसानी से उस जगह से बचकर वापस आ जाते हैं। और वो सैट और ओसिरिस के सामने ही खड़े हुए होते हैं। और सैट कहता है, मैं जानता था ये इसी का काम होगा। थीफ क्रो, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई। और आनुबिस हमें दिखाया जाता है जो कि कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा होता है और वो उठ नहीं रहा होता। और ओसिरिस कहता है, हे आनुबिस, खड़े हो। और सैड भी चिल्लाता है, ये ज़रूर इस क्रो की करामात है, इसने ही ये सब किया होगा। लेकिन इसे तो लॉक कर दिया गया था, तो आखिर ये फिर से यहाँ कैसे आया? मुझे अब भी वो बात याद है जब तुम ह्यूमंस की साइड थे और हमारे ब्रदर्स को ख़त्म कर रहे थे और उनकी पावर को एब्जॉर्ब कर रहे थे। तुम एक ट्रेटर हो। और सीओ ये सब सुनकर कहता है, आखिर ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, क्या ये सच है? और तभी ऑसिरिस कहता है, चलो अब अपनी पावर यूज़ करने का समय आ गया। हमें इस सिचुएशन को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना होगा और बाकियों को भी इसके बारे में बताना होगा। और तभी आनुबिस भी जग जाता है और कहता है, इससे अलग और कोई उपाय नहीं है। अब जब ये सब इतना कुछ हो ही गया है तो अब मैं इस पूरी चीज़ को ख़त्म कर दूंगा। और तभी सैट भी अपनी पावर को अनलीश करता है और वहाँ अजीब तरह की एनर्जी वेव्स निकल रही होती हैं और वो चीज़ें और वो जगह डिस्ट्रॉय हो रही होती है। और वो पिछली जगह वाले क्रिएचर वहाँ आ गए होते हैं और पूरी जगह फैल रहे होते हैं। और वो क्रो कहता है, ये सिर्फ स्पेस की बात नहीं रही है अब। डैड अब इस वर्ल्ड को टेक ओवर कर रहे हैं। ह्यूमन, मैं तुम्हारी और मदद नहीं कर सकता। और सीओ कहता है, मुझे पता है, मैंने तुमसे इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट किया भी नहीं था। और उसको और ग्रो से देखकर कहता है, क्या तुम बिल्कुल नहीं डरे हुए? अब जब सब यहाँ से निकल चुके हैं तो इस टॉम से बाहर निकलने का और कोई रास्ता नहीं है। और सीओ कहता है, क्या तुम्हें लगता है मैं पागल हूँ? इस बार ये चीज़ पहले से अलग है। अब मैं अपने रेलिक्स को यहाँ यूज़ कर सकता हूँ। और वो मुरामासा निकालता है और कहता है, मैं जानता हूँ वो यहीं कहीं हैं। उनकी असल फॉर्म सिर्फ ऑब्जेक्ट्स हैं जो इधर उधर मूव नहीं कर सकते अपने आप, क्यों है ना? और वो उन बाकी क्रिएचर्स पर अटैक करने लगता है। और क्रो से देखकर कहता है, इसमें तो काफ़ी मज़ा आने वाला है और मैं देखना चाहूँगा कि अब आगे क्या होता है ह्यूमन। और सीओ उन सभी डेड क्रिएचर्स का अपने मुरामासे से हमला करता है और उनको ख़त्म करता जाता है। और सीओ अब काफ़ी रेज में होता है और वो क्रिएचर्स सीओ को इतनी ताकतवर होता हुआ देखकर कहते हैं, देखो इस ह्यूमन को, इसे तो यहाँ मज़ा आ रहा है, लेकिन इसकी भी अपनी लिमिट्स होंगी। और हमारी आर्मी ऑफ डेड इनफाइनाइट है, हम इससे नहीं हार सकते। और हमें पता चलता है कि वो दोनों सैट और ऑसिरिस की ट्रू फॉर्म थी और आनुबिस भी उन्हीं के साथ था, जो कि अभी भी पूरी तरह से अपने होशोबाज में नहीं था। और सैट कहता है, आनुबिस, खुद का ध्यान रखो, तुम्हारे बिहाफ पर हम इनसे मुकाबला करेंगे। और ओसिरिस सैट से कहता है, सैट, अब हमला करने का समय आ गया, अब इन्हें ख़त्म करना है। और वो क्रिएचर्स एक अलग सी और फॉर्म ले लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे होते हैं और बड़े भी। और उन्हें देखकर सीओ कहता है, आखिर ये कौन है अब? और उनके पावर लेवल अब बहुत ज़्यादा बढ़ गए होते हैं। और सीओ जैसे ही मुरामासा से उस पर हमला करता है तो मुरामासा उसी के अंदर दबी रह जाती है। और सीओ कहता है, ये पिछली बार से मुश्किल है, लेकिन मेरे पास अभी एक और नाइफ है। और वो नाइफ रैली कहता है, ये एनर्जी, ये तो ऐसा लगता है कि मैं अपने घर आ गया वापस। और सीओ कहता है, ये नाइफ इजिप्शियन मॉर्टिशियन नाइफ पोजेस्ड है। तो क्या तुम इसीलिए यहाँ रिएक्ट कर रहे हो क्योंकि तुम भी एक इजिप्शियन रैलिक हो? और वो नाइफ कहती है, लॉर्ड अनुबिस पास हैं, मैं उनकी पावर फील कर सकता हूँ। और सीओ कहता है, बहुत अच्छे, क्या तुम उन्हें ढूंढ सकते हो? तो चलो, उनसे हाय कहने का समय आ गया है, तो बताओ मुझे वो कहाँ हैं? और तभी ओसिरिस कहता है, अब हम और भी ज़्यादा ताकतवर हुए हैं, ना कि सिर्फ साइज़ में, बल्कि हमारी पावर भी बढ़ चुकी है अब। और वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि पता नहीं कैसे,
लेकिन वो क्रो अचानक से वापस आ गया है। और तभी अनुबिस भी जागता है और कहता है, आखिर मैं हारा कैसे। और सेट कहता है, ये समय ये सोचने का नहीं है, हमें बाकियों को बताना होगा। और तभी वहाँ सीओ आ जाता है, जो उस पर हमला कर देता है। और सेट की ट्रू फॉर्म उस चीज़ से बाहर निकल जाती है। और वो कहता है, तुमने कैसे। और सीओ अब उन सब पर हमला करने के लिए रेडी होता है। और एक एक करके अनुबिस, सेट और ऑसिरिस को भी तीनों पर हमला करता है एक के बाद एक। और वो काफ़ी हैरान होते हैं कि कैसे एक ह्यूमन उनको इतनी बुरी तरह सिंगल हैंडेडली डोमिनेट कर रहा है। और तभी उनमें से एक की ट्रू फॉर्म उससे पूछती है, आखिर तुम ये सब किस चीज़ के लिए कर रहे हो। और सीओ कहता है, "ऐ- ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये तो मैं बस ऐसे ही कर रहा हूँ। तो चलो अपना ट्रायल फिर से ओपन करो, क्योंकि मुझे लगता है कि पिछली बार वो ट्रायल गलत था, इस बार सही से करने का समय आ गया।" और वो आनुबिस का ट्रू फॉर्म कहती है, मैंने कभी भी एक सिंगल ह्यूमन के लिए 2 बार अपनी प्रॉब्लम ट्रायल को नहीं खोला, और अगर मैं इस बार भी ट्रायल को खोलता हूँ तो तुम पास नहीं कर पाओगे उसे। और सीईओ कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें अश्योर करता हूँ कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार तुम्हें अपने क्वेश्चंस को बदलना होगा, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मैं तुम्हें काट के रख दूंगा। तुम्हें समझा। और आनू भी सब थोड़ा डर जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि आनुबिस के पास कोई और चॉइस नहीं थी, उसे अपना वो ट्रायल फिर से सीओ के लिए ओपन करना पड़ा। और उसका वो बिग स्केल और 42 जूरीज फिर से पहले की तरह अपीयर हुए, लेकिन हर कोई पहले जैसा एक्टिव नहीं था। और हमें दिखाया जाता है कि आनुबिस काफ़ी ज़्यादा वीक लग रहा होता है, क्योंकि वो सीओ से इतना पिट के जो आया होता है। और वो कहता है, तो ठीक है, अब मैं अपना पहला क्वेश्चन पूछूंगा। और सीओ मन में कहता है, ये तो पहले बहुत सारा बड़ा था और अभी कितना छोटा है। और वो उसके गले को पकड़ता हुआ कहता है, वही कुत्ते, चुप हो। "म, तुम अब वही क्वेश्चन पूछोगे जो मैं तुमसे पूछने के लिए कहूँगा, समझ आया। तो ठीक है, मेरा पहला क्वेश्चन होगा, क्या तुमने कभी किसी और का कुछ भी चुराया है। और अनुबिस कहता है, क्या, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। आखिर ऐसे सवाल पूछने का फ़ायदा ही क्या होगा, किस पे जजमेंट दी जाएगी, ये तो सरासर गलत है। और सीओ उससे कहता है, मुझे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इडियट, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। और तुम अभी उस हालत में नहीं हो कि तुम किसी पर जजमेंट दे पाओ। क्या तुम्हें लगता है मैं पागल हूँ। तुम्हें समझ आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मेरे पीछे दोहराओ। और सीओ फिर कहता है, अगर तुम मेरे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करते तो मैं तुम्हें टुकड़ों में बांट दूंगा। और आनुबिस बेचारा अब कुछ भी कहने की हालत में नहीं होता, और वो उसकी हाँ में हाँ मिलाता हुआ कहता है, आखिर ये सब लेकिन हो क्या रहा है। क्या ह्यूमंस नहीं चाहते कि वो हमें ओन करें। और क्या तुम क्या तुम्हें इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर मैं ऐसे ही टूट जाता हूँ तो। और सीओ कहता है, हाँ, मैं तुम्हें ओन करूँगा, लेकिन ये इस हिसाब से वर्क नहीं करेगा जैसे तुम्हें लगता है। मैं तुम्हें तबाह कर दूँगा। अगर तुम टूटते हो तो इसका तो एक ही मतलब होगा कि शायद तुम्हारी किस्मत ही ऐसी थी और हम दोनों साथ थे ही नहीं कभी। और उसकी ऐसी बातें और उसकी ऐसी मेंटालिटी अनुबिस को बिल्कुल अजीब लग रही होती है, क्योंकि आज तक उसका सामना कभी ऐसे ह्यूमन से हुआ ही नहीं था। और अनुबिस फिर उससे पूछता है, क्या तुमने कभी थेफ्ट कमिट किया है। और सीओ कहता है, मैंने सुना नहीं, थोड़ा तेज बोलो। और अनुबिस से गाली देता हुआ पूछता है इस बार, क्या तुमने कभी थेफ्ट कमिट किया है। और सीओ उसके मुंह पे लात मारता हुआ कहता है, वे औकात में, ये गाली गलौज के बिना ढंग से मुझे रिस्पेक्टफुली क्वेश्चन पूछो। और इस बार अनुबिस कहता है, सर, क्या आपने कभी कमिट क्या आपने कभी थेफ्ट कमिट किया है। और सीओ कहता है, हाँ, मैंने किया है। तो चलो अब दूसरा सवाल पूछो, अगला मुझे क्या पूछना चाहिए। और तभी अनुबिस कहता है, क्या तुम हर एक क्वेश्चन के लिए ऐसे ही करने वाले हो। और सीओ कहता है, और क्या, बिल्कुल ऐसे ही चलेगा। इसके बाद हमें बताया जाता है कि सीओ ने उन क्वेश्चंस को इस हिसाब से डिज़ाइन किया कि वो हर क्वेश्चन का आंसर यस में देता रहा, और वो उसके लिए काफ़ी आसान हो गया उस ट्रायल को पार करना। और एंड में आनुबिस बिल्कुल रोने ही वाला था,
क्योंकि उसका इतना गंदा हाल जो कर दिया था अब। और तभी सीओ की स्किल विंडो पॉपअप होती है और उस पर लिखा आता है कि उसने उस टॉम द्वारा दिए हुए टास्क को पूरा कर लिया। और उस बर्डी टॉम द्वारा बनाए गए 3 रैलिक में से एक रैलिक ने उसे सरेंडर कर दिया है और उसने आनुबिस रैलिक का वो टॉम क्लियर कर लिया है। और तभी उसे वो रैलिक का ट्रू फॉर्म भी उसको मिल जाता है। विंडो में काफ़ी सारे मैसेजेस आने लगते हैं और सीओ कहता है क्योंकि मैंने एक गॉड लेवल रैलिक ऑब्टेन किया है तो ये मैसेज ज़रूर उसी लिए होंगे इतने सारे, और मेरा लेवल अप हुआ होगा। और वो मैसेज कुछ ऐसे होते हैं कि उसकी टॉलरेंस अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती है और उसकी कुछ स्किल्स के लेवल और भी ज़्यादा बढ़ गए होते हैं। और सीओ ये सब देखकर कहता है अब उस क्रो को तो ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा। और वो अनुबिस पे उस रैलिक को ऑर्डर देता हुआ कहता है अब इस टॉम को बंद कर दो रैलिक। और इसके बाद उसमें से कुछ पावर्स निकलती हैं और वो टॉम अब धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। इसके बाद हमें कौन दिखाया जाता है जो कि थोड़ी बुरी हालत में होता है और ये सब होता हुआ देखकर कह रहा होता है क्या ये लार्ज टॉम अब टूट रहा है, क्या उसने सही में उन रैलिक्स को हरा दिया। और तभी उसे सीओ दिखता है जो वहाँ पर अपीयर हो रहा होता है और वो वहाँ से निकल रहा होता है। और वो सीओ को देखकर कहता है ये बंदा तो सही में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर और डरावना है, मैं इससे नहीं जीत सकता था। अगर मैं इसे नहीं मार सकता तो मुझे इसे अपने लिए काम करने के लिए मनवाना होगा। और सीओ की स्किल विंडो पे लिखा आता है कि अब वो टॉम धीरे धीरे ख़त्म होने वाला है और इस दुनिया से गायब हो जाएगा। जिसे सुनकर सीओ कहता है चलो अच्छा है, अब मैं थोड़ी अच्छी सांस ले पाऊँगा। और तभी कौन उसे रोकता है और काफ़ी रिस्पेक्टफुली कहता है हे रुको, मैंने तुम्हारी स्किल्स को पहले आंका नहीं था और मैं तुम्हारी तरफ काफ़ी रूड भी था, तो उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगा। तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफ़र है, क्या तुम हमारे साथ काम करना चाहोगे। और सीईओ से फिर कहता है मुझे तो लगा था कि तुम मुझे मारने वाले हो। और कौन कहता है वो तो तब था जब हम पहले एक दूसरे को नहीं जानते थे, ये रैली इस दुनिया को बदल के रख देंगे। और और उस बदली हुई दुनिया में तुम जैसे लोग जिन पे इतना ग्रेट पोटेंशियल है वही रूल करेंगे। तो टीकेबीएम का चेयरमैन होने के नाते मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उस समय पर तुम्हें बहुत सपोर्ट प्रोवाइड करूँगा। मैं चाहता हूँ कि तुम और भी ज़्यादा तरक्की करो और तुम इस पोटेंशियल को और भी ज़्यादा एनहेंस करो अपनी स्किल्स के साथ। तो प्लीज़ मेरे लिए काम करो। और ये सुनकर सीओ भड़क जाता है कि वो उससे काम करवाने के लिए मनवा रहा है उसे। और गुस्से में वो अपनी मुरामासा निकालता है और उससे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे लिए काम करूँगा। ये लाइन साफ बताती है कि तुम्हारे असल थॉट्स क्या हैं। मुझे पता है कि तुम मुझ में इन्वेस्ट करोगे, लेकिन तुम मुझसे इतना काम भी करवाओगे जो कि तुम्हारी इन्वेस्टमेंट को पूरी कर सके। और आगे चलकर तुम मुझे भी अपने रास्ते से हटा दोगे ये सोचकर कि कहीं मैं तुम्हारे रास्ते में ना आ जाऊं। तुम सिर्फ मेरा इस्तेमाल करना चाहते हो और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए काम करूं। और ये सुनकर कौन हंसता है और कहता है आखिर तुम इतने सेंसिटिव क्यों हो रहे हो, मैं तो बस ऐसे कह ही रहा था, मेरे पास बहुत कुछ है देने को, इसीलिए ऐसा लगेगा कि तुम मेरे लिए काम कर रहे हो। और वैसे भी अगर मैं तुम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो इसमें बुरा ही क्या है, अगर तुम रिज़ल्ट प्रोड्यूस करो तो हम इसे गिव एंड टेक वाला रिलेशन रखेंगे। और सियोमन में कहता है ये तो पहले की तरह बिल्कुल सांप की तरह बातें कर रहा है। और कौन फिर से कहता है इसके बारे में सोचो, अगर तुम अकेले रैलिक कलेक्ट करते हो तो तुम्हें काफ़ी सारे डेंजर का सामना करना पड़ेगा और ये तुम्हारे अकेले के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी हो सकता है। और आगे चल के तुम कभी भी हर्ट होते हो तो मैं अपने हॉस्पिटल्स में तुम्हारे लिए बात करूँगा। और इतना कहते ही सीओ उसकी गर्दन काट देता है और वो सब इतना तेज़ होता है कि कौन को पता भी नहीं लगता। और सीओ काफ़ी गुस्से में होता है और मन में कहता है तुम तुम मेरे हेल्थ केयर के लिए प्रोवाइड करोगे, मैं तो इसकी बातें सुन भी नहीं सकता यहाँ खड़े होके। मुझे अभी भी वो दिन याद है जब तुमने मुझे इतना परेशान किया था और तुम मुझे मारना चाहते थे। और तभी कौन हंसता है और मुस्कुराकर कहता है तुमने तो मुझे सरप्राइज ही कर दिया, तुम
काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो और वो काफ़ी ज़्यादा क्विक था और उसका जो खून गले में से निकला था वो वापस उसकी बॉडी के अंदर जा रहा होता है और वो पता नहीं रीजनरेट कैसे कर पा रहा होता है। और सीओ फिर कहता है ये तो काफ़ी घिनौना है और ये उसके डिफेंस रैली की पावर होती है। और तब कौन कहता है हाँ, मैं तुम्हारे से सहमत हूँ। और उसका घाव अब ख़त्म होने लगता है जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और सीओ कहता है इस रैली की भी कुछ ना कुछ वीकनेस तो ज़रूर होगी, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि मुझे नहीं पता कि वो क्या है। इसकी गर्दन काटने पर भी ये बिल्कुल ठीक हो गई, जैसे जैसे ये कभी कटी ही नहीं थी। और अब कौन अपने अपना अलग ऑरा प्रोड्यूस कर रहा होता है और सीओ से कहता है तो अब तुम्हें समझ आया कि क्यों तुम्हें मेरे अंडर काम करना चाहिए। मैं तुम्हारे एक्सलेंस को अच्छे से जानता हूँ, लेकिन तुम मुझे नहीं हरा सकते। मैं यहाँ तुमसे लड़ना नहीं चाहता, मैं मैं बस तुम्हारा एलाई बनना चाहता हूँ। तो क्या तुम्हारा रिस्पॉन्स ऑब्वियस नहीं होना चाहिए। और तभी सीओ मुस्कुराता है और कहता है ठीक है मुरामासा, अपनी सारी ताकत इकट्ठी कर लो। और मुरामासा भी अब मुस्कुराता है और अब सीओ फोन पर अटैक करने के लिए रेडी होता है और मुरामासा में से भी काफ़ी एनर्जी निकल रही होती है। और सीओ से कहता है तुम ठीक हो, ये ये चॉइस मेरे लिए बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन बात यह है कि मैं इसे नहीं चूज़ करना चाहता। बस ऐसा समझो कि मुझे तुमसे नफ़रत है। और अब वो अटैक के लिए रेडी होता है और कहता है मुरामासा इसके लिए बिल्कुल ठीक होगा। ये अपने ओपोनेंट की रैंक के हिसाब से ताकतवर बनता रहता है। चलो अब टेस्ट करने का टाइम आ गया कि क्या मैं तुम्हें मुरामासा से ख़त्म कर सकता हूँ या नहीं। और वो उस पर अटैक करता है और कौन कहता है रुको, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। और सीओ उस पर मुरामासा से अब हमला करता है और उसका फिर से ब्लड निकलता है और उस उस अटैक का डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सीओ मुरामासा से क्वान पर हमला करता है और वो बताता है कि मैंने मुरामासा जितना हो सकता था उतनी ताकत से उस पर हमला किया। और मुरामासा की कुछ ऐसी ताकत है कि वो अपने ओपोनेंट के रैलिक से भी ज़्यादा ताकतवर होती रहती है। जितना ताकतवर उसके ओपोनेंट का रैलिक होगा उतनी ही ताकतवर मुरामासा होती है। यानी कि अगर कौन के पास कोई हाई लेवल रैलिक है तो मुरामासा उससे भी ज़्यादा ताकतवर होगी। लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये भी हो सकते हैं कि एंड में जाकर मुरामासा टूट जाए। और सीओ में बताता है कि कौन ने उसे ये करने पर मजबूर किया। वो मुरामासा के पोटेंशियल को एंड तक ले गया और सच में ये काफ़ी खतरनाक हो सकता था। और वो भी सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने एक एनिमी को हरा सके। और सीओ कहता है लेकिन मैं इसे ऐसे भी जाने नहीं दे सकता, भले ही ये क्यों ना गलत हो, लेकिन मैं ये करके रहूँगा। और उसका अटैक क्वॉन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचा रहा होता है और अब मुरामासा टूट गई होती है और क्वॉन काफ़ी सारी शक्तियों का शिकार बना हुआ होता है जो जो अटैक्स उस पर लगे ही जा रहे होते हैं। और सीओ कहता है लगता है अब इससे इसका काम बन जाएगा, लेकिन अब इसका वो डोमिनेशन रैलिक अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा और अगर मैं इन रैलिक्स के बीच में आया तो ये मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का काम हो सकता है। लेकिन हाँ, मैं इस अटैक को रिफ्लेक्ट कर सकता हूँ। और वो कोड ऑफ हमूराबी निकालता है जिससे कि वहाँ जितनी भी एनर्जी वापस आके सीओ को लग रही थी वो एनर्जी भी वापस से क्वॉन को जा लगे और वो एनर्जी से एनर्जी को क्लैश करवा रहा होता है और इससे क्वॉन को और भी ज़्यादा तकलीफ़ होगी। लेकिन इसी बीच कोड ऑफ हमूराबी भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज खा रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ हर तरफ एनर्जी का फ़्लो होता है और वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बना रही होती हैं जिससे चीज़ें टूट रही होती हैं। और सबसे ज़्यादा एनर्जी तो क्वॉन के आसपास होती है जो कि उसे काफ़ी तकलीफ़ पहुंचा रही होती है। और तभी वहाँ एक धमाका होता है और हमें दिखाया जाता है कि क्वॉन एकदम अधमरी हालत में पड़ा हुआ होता है। और उसे देखकर सीओ कहता है लगता है इसका वो रैलिक उसने काफ़ी सारा डैमेज सफ़र किया है और इसकी वजह से अब ये कुछ देर तक खड़ा होने लायक भी नहीं बचेगा। लेकिन मेरी मुरामासा पूरी तरह से टूट चुकी है। और हमें दिखाया जाता है
कि उसके हाथ में मुरामासा टूटी हुई होती है। और सीओ बताता है कि उसका हामुराबी रैलिक भी, उसने भी काफ़ी सारा डैमेज सफ़र किया। और वो कहता है मैं जितना कर सकता था मैंने वो किया, लेकिन अंत में मैं फिर भी तुम्हारी जान नहीं ले पाया। सही में ये काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाली चीज़ है। और तभी सिंगू वहाँ आता है और कहता है हे सीओ, आखिर क्या हुआ। और सीओ उसको और उसके दोस्तों को देखकर कहता है तुम लोग अभी भी जिंदा हो। और सिंगू उससे कहता है ए, आखिर यहाँ एक डेड बॉडी क्यों है। और सीओ उससे कहता है काश तुम्हारी ये बात सच होती, लेकिन ये कोई डेड बॉडी नहीं है। और सिंगू उससे फिर से कहता है तो क्या तुम इसे मारने वाले हो। और सीओ कहता है नहीं, ऐसे ही जाने दो, अब ये कुछ समय हॉस्पिटल में ही बिताएगा। लेकिन बात तो ये थी कि सीओ उसे अब मार नहीं सकता था। उसने जितना हो सका उतनी ताकत इस्तेमाल करी, लेकिन एंड में फिर भी कौन की ज़िंदगी नहीं छीन पाया। और सीओ सिंगू से कहता है मुझे भूख लग रही है, चलो कहीं कुछ खाने चलें। पता नहीं अभी कोई रेस्टोरेंट सर्वाइव भी किया होगा इस इम्पैक्ट को या नहीं। और थोड़ा धीरे बोलना, मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा है अभी। और हमें दिखाया जाता है कि उस लार्ज टॉम के अपीयर होने की वजह से वहाँ बिल्डिंगें तहस नहस हो गई थी। और न्यूज़ चैनल्स पर भी इसके बारे में रिपोर्टिंग हो रही होती है। और लोग बता रहे होते हैं कि ये डिस्ट्रक्शन काफ़ी मैसिव स्केल का था। और लोगों का ये भी कहना है कि वहाँ से काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स बाहर आ रहे थे, जिनको उन्होंने अपनी आंखों से देखा। और काफ़ी सारी डेड बॉडीज़ जो ज़मीन के नीचे से ऊपर आ रही थी। और कुछ का कहना यह है कि वो ममीज़ थी, वो बिल्कुल ममीज़ जैसी दिख रही थी, जैसे कि मूवीज़ में दिखते हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कुछ ऐसे भी बंदे थे वहाँ जो कि सुपर पावर्स यूज़ कर रहे थे अजीबोगरीब ऑब्जेक्ट्स के साथ। इसके बारे में सीओ दिखाया जाता है जो आप भी रहा होता है। और तभी सिंगू से कहता है देखो, हर एक टीवी चैनल पर इसी के बारे में बात हो रही है। और सीओ कहता है अब पूरी दुनिया को इन रैलिक्स के बारे में पता लग जाएगा। और सिंगू ये सुनकर कहता है रैलिक्स। और सीओ कहता है हाँ, ये जो चीज़ें बेड पर पड़ी हुई हैं ये रैलिक्स हैं। और उन्हें देखकर सिंगू हैरान हो जाता है। और सीओ कहता है मैंने तुम्हें कहा था कि ये दुनिया बिल्कुल बदलने वाली है, और जो इस दुनिया में ऐसे अच्छे रैलिक्स ऑब्टेन कर पाएगा वही आगे चल के सरवाइव करेगा। और वो रैलिक्स कह रहे होते हैं ओए ओनर, आखिर तुम ऐसे कब तक मुंह चलाने वाले हो, मेरा शरीर काफ़ी दुख रहा है। और सिंगू फिर कहता है तो क्या तुम्हें देखकर नहीं लगता कि ये सारे के सारे टूटने ही वाले हैं बस। और सीओ कहता है हाँ, ये एक दिक्कत की बात है, लेकिन मेरे पास इसका सॉल्यूशन है। मेरे पास कुछ दोस्त हैं जो काम आ सकते हैं। और तभी वो फ़ोन मिलाता है हिल्टन को और कहता है हे हिल्टन, मुझे पता है कि शायद ये परफेक्ट टाइम नहीं है तुम्हें कॉल करने का, लेकिन मैंने तुम्हारे कर्ज से छुटकारा पाने का एक सही उपाय ढूंढ लिया है। और हमें हिल्टन दिखाई जाती है जो कि ये बात सुनकर काफ़ी खुश होती है और कहती है क्या सही में। और सीओ मन में कहता है नहीं, ये बिल्कुल झूठ है, मुझे अभी इसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। और वो हिल्टन से कहता है हाँ, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए किसी को ढूंढो, और मुझे लग रहा था कि तुम इसमें हेल्प कर सकती हो मेरी। और हिल्टन से कहती है ठीक है, लेकिन वो कौन है जिसे मुझे ढूंढना होगा। और सीओ बताता है वो बंदा है यू जेहा, रैलिक रिस्टोरेशन में एक स्पेशलिस्ट। और वो बताता है कि रैलिक्स अपनी वीक ड्यूरेबिलिटी की वजह से और बार बार इस्तेमाल करने की वजह से काफ़ी बार डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और उनको रीस्टोर करने का कोई उपाय नहीं होता जब एक बार वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन कुछ रैलिक्स में ऐसी भी ताकत होती है जो दूसरे रैलिक्स को रिस्टोर कर सकते हैं, और जो उन रैलिक्स को यूज़ करते हैं उनको रिस्टोरर ऑफ रैलिक्स कहा जाता है। और यूजेहा उनमें टॉप क्लास का रिस्टोरर था, और उसके जैसा कोई नहीं था। उसने मार्केट में मोनोपोली बना रखी थी, और वो फ्रॉड किंग के नाम से भी जाना जाता था। और कुछ समय बाद वो चेयरमैन की के नज़र में भी आ गया था। और हम सेम टॉम रेडिंग टीम में भी थे, और मैं इसीलिए चाहता हूँ कि वो मेरे लिए काम करे। रैलिक इम्पेयरमेंट मेरे लिए इतनी बड़ी बात नहीं रहेगी अगर वो मेरे साथ होगा तो। इसके बारे में दिखाया जाता है कि वो लोग हिल्टन का वेट कर रहे होते हैं,
और सीईओ कहता है, सही में इस लड़की के लिए समझो पंचुअलिटी कोई जोक हो। और सिंगू कहता है, आखिर ये बंदा है कौन जिसको तुम इतना ढूंढ रहे हो। और सीईओ कहता है, वो यूजेहा है। और सिंगू उससे कहता है, लेकिन रेलिक्स के मामले में क्या तुम बेस्ट नहीं हो। और सीईओ कहता है, हाँ तुमने सही कहा, लेकिन रैलिक रिस्टोरेशन एक काफ़ी ट्रिकी टास्क हो जाता है। और काफ़ी सारे रिस्टोरेशन रैलिक्स एक आर्टी साइड में होते हैं और उनको यूज़ करने के लिए हाई रैलिक एफिनिटी लगती है। और अगर मैंने एक कोशिश करा कि मैं भी ऐसे उन रैलिक को यूज़ करूं, तो ये मेरे लिए एक सिरदर्दी वाला काम होगा। मैं ये नहीं कर सकता, इसलिए मैं किसी और बंदे को रखूँगा जो कि ये यूज़ कर सकेगा। सही में ये काफ़ी आसान हो जाएगा, फिर वो मेरा एक नौकर बन के रहेगा। और सीईओ की आंखों में ग्रीड दिख रही होती है। और तभी वहाँ एक चॉपर आता है जिसे देखकर सभी बंदे हैरान होते हैं। और ऊपर से हिल्टन चिल्लाती हुई कहती है, मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ी लेट हूँ, मैं जल्दी से जल्दी वहाँ आती हूँ अभी। और सिंगू चॉपर को देखकर कहता है, वे बेटे, एक चॉपर। और हिल्टन वहाँ आ जाती है और कहती है, मैं मैं यहाँ से ज़्यादा दूर तो नहीं थी, लेकिन रोड पे काफ़ी सारा जाम लगा हुआ था, तो मैं यहाँ जितनी जल्दी आ सकी थी मैंने कोशिश करी आने की, मुझे माफ़ करना अगर मैं लेट हो गई तो। और सीईओ उसको देखकर मन में कहता है, तो इसके पास एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर भी है। और वो हिल्टन से कहता है, कोई बात नहीं, चलो किसी और जगह चलें जिस बारे में हमें बात करनी है। और इसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में आते हैं। और हिल्टन उससे कहती है, तो आखिर तुम किसको ढूंढने के लिए बोल रहे हो। और सीईओ कहता है, वो एक कोरियन बंदा है जिसका नाम यूजेहा है, क्या तुम उसे जानती हो। और हिल्टन कहती है, नहीं, मैंने तो ये नाम कभी नहीं सुना। और सीईओ कहता है, तुम शायद उसे नहीं जानती क्योंकि वो फेक आईडी का यूज़ करता है। तो क्या तुम किसी ऐसे बंदे को जानती हो जो आर्ट पीसीस को कलेक्ट करता हो। और हिल्टन कहती है, हाँ मेरा भाई ये करता है, और वो ऐसे और बंदों को भी जानता है जो कि सेम इंटरेस्ट रखते हैं। और इसके बाद सीईओ उसको एक फ़ोटो देता है और कहता है, तब तो अच्छी बात है, तुम्हारे भाई के पास शायद इस बंदे के बारे में कुछ जानकारी हो। ये लो, यही वो बंदा है। तो क्या तुम अपने भाई से पूछ सकती हो कि क्या वो इसको जानता है या नहीं। और हिल्टन उस चेहरे को देखकर हैरान होती है और कहती है, ये बंदा, क्या तुम श्योर हो कि तुम इसे ही ढूंढ रहे हो। और सीईओ कहता है, हाँ, लेकिन क्या हुआ, क्या तुम इसे जानती हो। और हिल्टन कहती है, हाँ क्यों नहीं, ये तो वही बंदा है जिसने 1 महीने पहले मेरे भाई के साथ फ्रॉड किया था। मैंने इसे देखा था जब मैं अपने पेरेंट्स के हाउस विज़िट करने गई थी। ये दिखने में तो काफ़ी सही था और मैं काफ़ी सरप्राइज़ थी ये सुनकर कि मेरे भाई को इसने चीट किया था। मेरे भाई ने इससे एक आर्ट पीस ख़रीदा था जो कि एंड में एक फ़ेक निकला, और 20 और लोग थे जिनके साथ ये सेम प्रॉब्लम थी। और सीईओ ये कहानी सुनकर मन में कहता है, तो सही, तो अब समझ आया, फ्रॉड किंग इसे ऐसे ही नहीं बुलाते, ये इस समय से ही लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा था। और हिल्टन उससे कहती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब तुम इसे ढूंढ भी पाओगे। और सीईओ कहता है, क्यों। हिल्टन उसे बताती है, क्योंकि अब ये मर चुका है, मेरे भाई के दोस्तों ने इसको पकड़ने की कोशिश करी थी, और मेरे भाई ने भी बताया था कि उसने अपने दोस्तों के सामने ये होते हुए देखा था। पता नहीं क्या हुआ था, उसके ब्रेक फेल हुए थे या क्या, लेकिन वो काफ़ी तेज़ी में ड्राइव कर रहा था और इसी चक्कर में उसकी कार ऊंची पहाड़ी से नीचे गिर गई और वो मर गया। पुलिस भी यही मानती है कि वो अब नहीं रहा। और ये सुनकर सीईओ हैरान होता है और कहता है, यूजेहा मर गया। वो मन में कहता है, ये तो कोई सेंस नहीं बनाता, वो अभी लगभग 26 साल का होगा और आज से 5 साल बाद वो मेरे से मिलेगा, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो इतनी जल्दी मर गया। क्या फ्यूचर चेंज हुआ है। अगर हाँ, अगर मैं ध्यान से सोचूं तो इस बार सारी चीज़ें पहले के हिसाब से नहीं हुई। पिछली बार जब वो लास्ट टॉम अपीयर हुआ था तो वो इंडियन था, लेकिन इस बार वो इजिप्शियन था। और जो भी इवेंट्स अभी तक हुए हैं वो पूरी तरह से बिल्कुल वैसे नहीं हुए जैसे कि पास्ट में हुए थे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है,
मुझे उसकी एबिलिटीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वो हिल्टन से कहता है, चलो फिर भी उसे ढूंढने की कोशिश करना। और हिल्टन कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि वो अभी भी ज़िंदा होगा? और सीओ कहता है, हाँ, वो इतनी आसानी से नहीं मर सकता। वो हमें अपनी होप्स खोनी नहीं चाहिए। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है, जहाँ न्यूज़ में बताया जा रहा होता है कि जो अभी इंसिडेंट हुआ है वो बिल्कुल उसी टॉम के इंसिडेंट से रिजेंबल करता है जो कि कुछ समय पहले हुआ था। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल सेम थी और इससे साफ पता लग रहा है कि अब बाकी लोगों को भी टॉम्स और रेलिक्स के बारे में पता लग चुका है। और वो बंदा फिर कहता है, अगली न्यूज़ है कि गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि वो इन रेलिक्स पर रिसर्च करने वाली है। और हमें दिखाया जाता है कि वो न्यूज़ कौन देख रहा होता है, जिसकी हालत बेकार हो रखी होती है, हड्डियाँ टूटी हुई होती हैं और वो पड़ा पड़ा बेड पे कहता है, ये बंदे आखिर ये इस बारे में बात करना कब बंद करेंगे। शिट, मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा है। मैंने इतनी कोशिश करी, इतनी मेहनत करी ताकि मैं रेलिक्स की एग्जिस्टेंस को आम लोगों से छुपा सकूं, लेकिन उस सीईओ के बच्चे ने तो सारा का सारा काम खराब कर दिया मेरा। मुझे उसकी ज़िंदगी तबाह करनी है, लेकिन आखिर ये मेरी बॉडी हील क्यों नहीं हो रही। और जो उसके साथ में बंदा खड़ा हुआ होता है वो उससे रोकता है और कहता है, चेयरमैन प्लीज़ शांत रहिए। और तभी वहाँ एक बंदा आता है जो उसे देखकर ऐसे कहता है, चेयरमैन कौन, तुम्हारी हालत तो काफ़ी बेकार लगती है। और उसका नाम एडवर्ड होता है। और वो वहाँ बैठकर कौन से कहता है, तुम आजकल काफ़ी अजीब सा बिहेव कर रहे हो। और तुमने क्या सोचा था, तुम उस इतने बड़े टॉम को समन करके क्या करना चाहते थे। और कौन ये सुनकर कहता है, मैं कसम खा के कहता हूँ, मैं ही नहीं जानता था कि वो एयरपोर्ट पर इतना बड़ा टॉम अपीयर हो जाएगा। और एडवर्ड कहता है, अब ये मायने नहीं रखता, ये इस फैक्ट को चेंज नहीं करता जो उस इंसिडेंट को दौरान हुआ, जब तुमने अपने रैलिक को एक्टिवेट किया। तुम्हें अब अपनी लो प्रोफाइल मेंटेन रखनी चाहिए। मेरे क्लाइंट्स काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हैं। और कौन ये सुनकर भड़कता है और कहता है, क्या, तो यानी सब लोगों को मेरे बारे में पता चल गया। और एडवर्ड कहता है, हाँ, और ये इसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मैं ही था। और कौन और गुस्से में कहता है, आखिर तुमने ये क्यों किया। और वो एडवर्ड कहता है, मैं सिर्फ एक वेपन डीलर नहीं हूँ, मैं एक इंफॉर्मेशन डीलर भी हूँ। वो कौन उससे कहता है, अच्छा, तो यानी तुम्हें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ या नहीं। और एडवर्ड कहता है, मुझे ट्रस्ट अर्न करने के लिए एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देनी होती है, और अगर गलती तुमने करी है तो इसकी भरपाई भी सिर्फ तुम ही करोगे। लेकिन तुम्हें देखकर तो लगता ही नहीं है कि तुम हील भी कर रहे हो। क्यों, मैंने सही कहा ना। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास इमॉर्टैलिटी का रैलिक है। और कौन कहता है, मुझे पता नहीं कि आखिर ये काम क्यों नहीं कर रहा। शायद वो रैलिक डैमेज हो गया है और ये सब उस सीओ की वजह से हो रहा है। और एडवर्ड तभी कहता है, सीओ, ये बंदा काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। एक इमॉर्टैलिटी वाले रैलिक को डैमेज करना, ये कोई आम बात नहीं है। देखो, अब ये डैमेज वाली चीज़ तुम्हारी दिक्कत है, तुम्हें इसे फिक्स करना होगा। और कौन कहता है, हाँ हाँ मैं जानता हूँ। एडवर्ड उससे कहता है, मैं किसी रैलिक रिस्टोरर से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, तुम्हें मेरे लिए रैलिक्स कलेक्ट करते रहना होगा, तो अपना ख्याल रखना। और वो ये कहकर वहाँ से निकल जाता है। और उसके साथ एक और बंदा होता है। और एडवर्ड उस बंदे से कहता है, इस सीओ बंदे के बारे में थोड़ा जांच पड़ताल करो। इसके बाद हमें यूजिहा दिखाया जाता है, जो कि बैठा हुआ होता है और अपने फ़ोन में देख रहा होता है। और वो कहता है, आखिर इस समय मुझे कौन कॉल कर रहा है। मैं अपना सारा कंसंट्रेशन खो बैठा। अरे, ये तो एडवर्ड है। और एडवर्ड कहता है, तो आखिर तुमने मेरा कॉल इतनी जल्दी कैसे उठा लिया। यूजिहा, लगता है तुम्हारे पास पैसों की कमी हो रही है, क्यों, है ना। और यूजिहा कहता है, हाँ हाँ, तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो। मुझे पकड़ लिया गया था आखिर बार, जब मैंने किसी को फ्रॉड करने की कोशिश करी थी। और अब मैं डैड होने का नाटक कर रहा हूँ। मेरी गाड़ी भी टूट चुकी है और मुझे अपना वो सीक्रेसी एग्रीमेंट का पैसे भी पे करने थे।
अब मैं बाहर नहीं जा सकता। सच में अब मैं पागल हो रहा हूँ बस। और यूजिहा कहता है, तो अब तुमने इतनी सारी चीज़ें फेक कर ली थी कि तुम अब अपनी डेथ को भी फेक कर रहे हो। और यूजिहा ये सुनकर कहता है, ये तो एक कॉम्प्लीमेंट लगता है, क्यों है ना। ये सब छोड़ो, ये बताओ क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कोई जॉब है। और एडवर्ड कहता है, हाँ, एक रैली की रिस्टोरेशन की रिक्वेस्ट आई है। और ये सुनकर यूजिहा कहता है, रैली की रिस्टोरेशन, मुझे ऐसी रिक्वेस्ट बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि ये रिस्टोरेशन वाला काम काफ़ी थका देने वाला होता है। और एडवर्ड फिर कहता है, तो तुम्हें लगता है कि पैसा कमाना इतना आसान है। लेकिन ध्यान रखो कि वो रिक्वेस्टर काफ़ी बड़ा बंदा है। वो कौन है? टीकेबीएम का चेयरमैन। और ये सुनकर यूजिहा हैरान होता है और खुशी से कहता है, क्या सच में? और एडवर्ड फिर कहता है, और क्या, तुम्हें क्या लगा था? तुम्हें पैसों की चिंता करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। और ये बातें सुनकर यूजिहा काफ़ी खुश होता है और एडवर्ड से कहता है, ठीक है, मैं ये पक्का करूँगा। बारे में सीईओ और उसकी गैंग दिखाई जाती है, जो कि किसी आर्ट गैलरी के बाहर खड़े होते हैं। और सीईओ कहता है, ये वही लोकेशन है जो इरेने ने हमें दी थी। और सिंघू कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि वो अभी भी जिंदा है? और सीईओ ये सुनकर कहता है, उसे मारना इतना आसान नहीं होगा, तो चलो अब अंदर चल के ही देखते हैं। और इसके बाद वो उस गैलरी में एंटर करते हैं। और सीईओ अंदर जाते ही कहता है, तो क्या यूजिहा आज आया है? और वहाँ वो लेडी उसका नाम सुनकर कहती है, कौन? मुझे माफ़ करना, लेकिन हमारे सीईओ अभी ऑफिस में नहीं है। और सीईओ सुनकर कहता है, अच्छा, ऐसा क्या? और वो मन में कहता है, मैं ये फील कर सकता हूँ, उस रैली की एनर्जी, मैं ये फील कर पा रहा हूँ अच्छे से। और तभी सिंबू गुस्से में चिल्लाता हुआ कहता है, क्या वो ऑफिस में नहीं है? क्या वो डैड होने का नाटक कर रहा है? और वो उस लेडी को भी डरा देता है। और सिंबू उसका कान पकड़कर खींचता है और कहता है, ओए पागल, तुम ये क्या कर रहे हो? और सिंबू फिर कहता है, हमें उससे बातें उगलवानी होंगी। और सीओ उससे बोलता है, हम यहाँ यूजिहा से मिलने आए हैं, अपना थोड़ा दिमाग लगाओ, हमें उसे लालच देना होगा। और वो उस लेडी से कहता है, मुझे माफ़ करना, इसकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। अब लेडी कहती है, मुझे नहीं पता कि तुम लोग यहाँ किस लिए आए हो, लेकिन तुम्हें ऐसे एक्ट नहीं करना चाहिए। हमारे सीईओ एक कार एक्सीडेंट में कुछ समय पहले गुजर गए। और तभी सीईओ उस बैग को वहाँ सामने रख कर कहता है, अच्छा, तो यूजे है अब नहीं रहा। आखिर मैं अब इस इतने सारे सामान का क्या करूँ? और वो लेडी उसे देखकर कहती है, आखिर ये क्या है? और उसमें सीईओ के सारे रेलिक्स रखे हुए होते हैं। और उसे देखकर वो लेडी मन में कहती है, रेलिक्स, ये तो 10 हैं, और इतनी हाई रैंक के। और उसके शक्ल से भी साफ पता लग रहा होता है कि वो क्या सोच रही है। और वो सब सीईओ जान के कर रहा होता है। और सीईओ फिर कहता है, तो क्या तुम इन्हें रिकॉग्नाइज कर पा रही हो? प्लीज़ मेरी मदद करो। ये सारे के सारे काफ़ी हाई वैल्यू के हैं, लेकिन ये टूट चुके हैं। और ज़रूरी नहीं कि हमें इसमें यूजहा की ही मदद लगे, लेकिन कोई भी ऐसा बंदा जो इन्हें रीस्टोर कर सकता है। क्या तुम किसी को जानती हो जो यूजहा के लिए काम कर रहा हो? तुम ऐसे किसी ना किसी बंदे को तो जानती होगी, क्यों है ना? क्या तुम मेरे इन रेलिक्स को फिक्स कर सकती हो? और वो लेडी कहती है, रुकिए सर, मुझे रेस्ट रूम जाकर आने दीजिए एक बार। और सीईओ को पता लग जाता है कि वो किसी न किसी से तो मिलने ही जा रही है इस मैटर पर बात करने, और ये उसका एक्ट था कोई। और सीईओ बताता है कि वो लड़की यून मिन थी, और वो यूजेहा की असिस्टेंट है, और वो भी यूजेहा की तरह ही काफ़ी लालची है। तुम इन रेलिक्स को ऐसे नहीं जाने दोगे, मैं जानता हूँ यूजेहा अभी जिंदा है। और इसके बाद हमें यूनमिनी दिखाई जाती है, जो कि यूजेहा से बात कर रही होती है और कहती है, सीईओ, एक बड़ी दिक्कत आ गई है, ये रेलिक्स के रिलेटेड है। और यूजेहा कहते हैं, और यूजेहा फिर कहता है, तुम क्या बोल रही हो? और यूनमिनी कहती है, कोई यहाँ आया है जो रैलिक रिस्टोरेशन के लिए आया है यहाँ। और यूजेहा ये सुनकर कहता है, उन्हें वापस भेज दो, मैं अभी टीकेबीएम के लिए डील कर रहा हूँ, और मैं अभी इस काम में कुछ समय तक के लिए बिजी रहने वाला हूँ।
और तभी वो लड़की कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो कम से कम 10 रेलिक्स लाया है, और और उनमें से कुछ तो इजिप्शियन गॉड लेवल रेलिक्स हैं, और वो देखने में भी पागल लग रहे हैं। हम उन्हें फंसा सकते हैं। आखिर मुझे क्या करना चाहिए? और विजय कहता है, ये तो सच में कमाल की बात है। ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ कि हम इससे और कैसे पैसे बना सकते हैं। वो रेलिक्स सारे के सारे रिस्टोरेशन रूम में ले आओ, मैं उन्हें देखूंगा, और मैं उनके जैसे ही फेक बनाकर उन्हें स्वैप कर दूंगा, और उनको वो नकली वाले थमा दूंगा और खुद असली वाले रख लूँगा। और इसके बाद जुनमिन ही वापस सीईओ के पास जाती है और कहती है, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारा मैटर काफ़ी अर्जेंट है, तो मैं तुम्हारे इन रेलिक्स को रिस्टोर करवा दूंगी। और ये सुनकर सीईओ कहता है, थैंक यू, तुमने मुझे बचा लिया। और जुनमिनी कहती है, तो क्या मैं इन रेलिक्स को रिस्टोरेशन रूम में ले जा सकती हूँ, ये देखने के लिए कि ये सही कंडीशन में है या नहीं। हमें मशीन्स के इन्हें इंस्पेक्ट करना होगा। और सीईओ इसकी परमिशन दे देता है। और सिम्बू उसकी तरफ इशारे करके कह रहा होता है, ओए, इतने सारे रेलिक्स तुम अपने दे रहे हो, क्या हो अगर ये लेके भाग जाएं तो। और इसके बाद जुनमिनी एक फॉर्म देती है और कहती है, ये आपका एस्टिमेटेड प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट है, तब तक आप इसे देखिए जब तक हम ये वापस लाते हैं। और सीईओ कहता है, ठीक है। और वो सिम्बू से कहता है, चिंता मत करो, ये सिर्फ लालच देने के लिए है, हम इसे संभाल लेंगे। और सिंगू कहता है, अबे तुमने सारे के सारे रेलिक्स दे दिए, आखिर अब तुम इस सिचुएशन को संभालोगे कैसे? और सीईओ को अब समझ आता है कि उसके पास तो रैलिक ही नहीं बचे। और तभी वो कहता है, चलो कोई बात नहीं, इसे एक बैट की तरह देखते हैं, तो देखा जाए अब हमारा प्लान सक्सेसफुल होता है या यहीं फेल होता है।